दोस्तों, संसद के उस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत सामान्य दिख रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह दृश्य भारतीय लोकतंत्र के सबसे भावनात्मक और सबसे अर्थपूर्ण क्षणों में बदल गया। जब चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने माइक संभाला, तो पूरे सदन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे सबको आभास हो गया हो कि कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो केवल भाषण नहीं बल्कि इतिहास का बयान होगा। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न कोई बनावटी जोश, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो अपने समाज का पूरा बोझ अपने सीने पर लेकर खड़ा हो। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि आज मैं यहां किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उस बहुजन समाज की आत्मा की तरफ से बोल रहा हूं, जिसने दशकों तक हाशिए पर रहकर भी इस देश की नींव को मजबूत किया है। और फिर उन्होंने मायावती का नाम लिया तो सदन में एक हलचल सी पैदा हुई, क्योंकि आमतौर पर संसद में उनके नाम के साथ या तो विवाद जुड़ जाता है या तंज, लेकिन इस बार जो शब्द आने वाले थे वे सम्मान और ऐतिहासिक कृतज्ञता से भरे हुए थे। चंद्रशेखर ने कहा कि आज अगर उत्तर प्रदेश का कोई दलित बच्चा सिर उठाकर यह कह पाता है कि वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या अधिकारी बनेगा, तो इसके पीछे सिर्फ संविधान नहीं बल्कि मायावती के शासनकाल में बनाई गई वह संरचना है जिसने पहली बार सत्ता के गलियारों को बहुजन समाज के लिए खोला। उन्होंने याद दिलाया कि मायावती के द्वार में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, वह सिर्फ ईंट और सीमेंट का काम नहीं था, बल्कि वह आत्मसम्मान की फैक्ट्री थी। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, कांशीराम शहरी आवास योजनाएं और अंबेडकर ग्राम विकास योजनाएं केवल सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उन लोगों की जिंदगी में बदलाव बनकर उतरी जिन्हें सदियों से केवल वोट बैंक समझा गया था। उनकी बातों में यह स्पष्ट था कि वे मायावती को किसी देवी की तरह पेश नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे प्रशासक की तरह याद कर रहे हैं जिसने अपने समाज की जरूरतों को सत्ता की प्राथमिकताओं में बदला। उन्होंने कहा कि मायावती के शासनकाल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह यह था कि पहली बार थाने, कलेक्ट्रेट और सचिवालय में बहुजन चेहरों की संख्या बढ़ी, और जब किसी गरीब दलित महिला को अपनी शिकायत लेकर जाना होता था तो उसे यह डर नहीं लगता था कि उसकी बात कोई सुनेगा भी या नहीं। यह केवल नौकरशाही का बदलाव नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक आजादी का आरंभ था। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मायावती ने अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था को जिस सख्ती से लागू किया वह आज भी मिसाल है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में सामंती हिंसा, दलित उत्पीड़न और जातीय दंगों में जिस तरह से कमी आई वह यह बताती है कि जब सत्ता सच में पीड़ित के साथ खड़ी होती है तो सबसे ताकतवर अपराधी भी झुक जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे मायावती ने उन पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अफसरों को सख्त संदेश दिया था कि अगर किसी भी दलित पर अत्याचार हुआ और कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी सीधे शासन की होगी, और यही वजह थी कि उस समय अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ था। संसद में बैठे कई पुराने सांसद उस दौर को याद कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों की प्रयोगशाला कहा जाता था, लेकिन मायावती के दौर में यही प्रदेश एक ऐसी जगह बन गया था जहां अपराधी यह सोचने पर मजबूर होते थे कि सत्ता अब उनके नहीं बल्कि पीड़ितों के साथ है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा कि मायावती का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने बहुजन समाज को केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के उस सपने को जमीन पर उतारा जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक सत्ता ही सामाजिक बदलाव की चाबी है। उन्होंने बताया कि मायावती ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक ऐसी साझा राजनीतिक चेतना दी जिसने उन्हें यह एहसास कराया कि वे केवल भीड़ नहीं बल्कि सत्ता के निर्माता हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मायावती के शासनकाल में जो स्मारक, पार्क और मूर्तियां बनी उन्हें अक्सर व्यंग्य का विषय बनाया गया, लेकिन असल में वे उस इतिहास की किताबें थीं जिन्हें पत्थर में लिखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि इस देश के निर्माता केवल राजाओं और साम्राज्यों के लोग नहीं बल्कि वे मजदूर, वे सफाई कर्मी, वे खेतीहर और वे शोषित समुदाय भी हैं जिनका नाम इतिहास ने मिटा दिया था। चंद्रशेखर ने कहा कि जब एक दलित बच्चा लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जाकर बाबा साहेब की प्रतिमा देखता है तो उसके मन में यह भाव पैदा होता है कि अगर अंबेडकर यहां तक पहुंच सकते हैं
तो मैं भी पहुंच सकता हूं, और यह भाव किसी भी योजना से ज्यादा ताकतवर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती ने अपने शासनकाल में जिस तरह से ग्राम स्तर तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया, वह बहुजन समाज के लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। सड़क, बिजली, पानी और आवास केवल सुविधाएं नहीं थीं, बल्कि वे उस गरिमा की नींव थीं जिसकी कमी ने सदियों तक इस समाज को कमजोर रखा था। उन्होंने संसद में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हुए यह कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, और जब कोई नेता अपने समाज के लिए ईमानदारी से काम करता है तो उसकी सराहना सत्ता के हर कोने से होनी चाहिए। यही वह क्षण था जब सदन में बैठे नरेंद्र मोदी ने भी मेज थपथपाकर तालियां बजाईं, और वह तालियां केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे बहुजन आंदोलन के लिए थीं जिसने मायावती के नेतृत्व में एक नया अध्याय लिखा था। उस पल संसद में मौजूद हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा था कि राजनीति केवल टकराव का नाम नहीं, बल्कि कभी-कभी वह सच की स्वीकारोक्ति भी होती है। और चंद्रशेखर आजाद रावण की यह शुरुआत केवल एक भाषण नहीं, बल्कि उस इतिहास की पुनर्स्थापना थी जिसे अक्सर सुविधाजनक भूल के हवाले कर दिया जाता है। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो यह बता रही थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें बहुजन समाज अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, संसद का माहौल और अधिक गंभीर और आत्ममंथन से भरा होता चला गया, क्योंकि अब वह केवल अतीत की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि यह दिखा रहे थे कि मायावती के शासनकाल ने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संस्कृति को कैसे बदला और किस तरह से उस बदलाव का असर आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी में महसूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी सचिवालय की सीढ़ियां चढ़ने की कल्पना भी नहीं की थी, वे पहली बार वहां सम्मान के साथ खड़े दिखाई देने लगे। और यह किसी एक भर्ती या किसी एक नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस सोच का नतीजा था जिसमें सत्ता ने तय किया था कि योग्यता और प्रतिनिधित्व साथ साथ चलेंगे। उन्होंने बताया कि मायावती के कार्यकाल में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं को सरकारी सेवाओं में मिलने वाले अवसरों में जिस तरह की स्थिरता आई, उसने एक पूरी पीढ़ी को भय से मुक्त कर दिया, क्योंकि उन्हें पहली बार यह भरोसा हुआ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस बल और स्थानीय निकायों में बहुजन समाज की भागीदारी बढ़ने से निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बनी। और यही कारण था कि जमीन से जुड़े मुद्दे जैसे दलित बस्तियों में पानी, स्कूलों में शिक्षक और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में दिखाई देने लगे। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मायावती का सबसे साहसिक कदम यह था कि उन्होंने जातिगत अत्याचार के मामलों में समझौते की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की और यह स्पष्ट कर दिया कि कानून किसी भी दबाव से ऊपर रहेगा। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब किसी दलित पर अत्याचार होता था तो पूरा प्रशासन हरकत में आ जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता पीड़ित के साथ खड़ी है। और यही वजह थी कि उस दौर में कई बड़े अपराधियों को पहली बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उन्होंने संसद में बैठे सांसदों से कहा कि यह सब कोई जादू नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था। जब सत्ता चाहती है तो वह सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सुरक्षा का एहसास दे सकती है। चंद्रशेखर ने यह भी जोड़ा कि मायावती के शासनकाल में ग्रामीण विकास की जो योजनाएं शुरू हुई, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ा जिन्हें दशकों तक केवल चुनावी वादों में याद किया जाता था। उन्होंने बताया कि कैसे गांवों में पक्की सड़कें, सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी केंद्र बने, और इन सब का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिला जिनके पास कभी सत्ता तक पहुंच नहीं थी। यह केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं था, बल्कि सामाजिक गतिशीलता का निर्माण था, क्योंकि जब एक दलित बच्चा अच्छे स्कूल तक पहुंच पाता है तो वह अपने माता पिता के जीवन से आगे की दुनिया देख सकता है। चंद्रशेखर ने मायावती के वित्तीय प्रबंधन की भी चर्चा की और कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए जिस तरह से राजस्व और खर्च के बीच संतुलन बनाया गया, वह एक कठिन काम था।
खासकर तब जब राज्य पर पहले से कर्ज का बोझ था। फिर भी सामाजिक योजनाओं को प्राथमिकता देकर यह संदेश दिया गया कि विकास का मतलब केवल बड़े उद्योग नहीं, बल्कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से केंद्र के साथ अपने अधिकारों की रक्षा की, वह संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश कोई उपनिवेश नहीं, बल्कि भारत का एक स्वाभिमानी राज्य है। संसद में बैठे कई सांसदों को यह बात चुभ भी रही थी और प्रेरित भी कर रही थी, क्योंकि चंद्रशेखर उन तथ्यों को सामने रख रहे थे जिन्हें अक्सर राजनीतिक सुविधा के अनुसार भुला दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती के शासनकाल में मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ संबंध हमेशा आसान नहीं रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता की आलोचना को दबाने की बजाय उसे सुनने की कोशिश की और कई बार अपनी नीतियों में बदलाव भी किया। यह लोकतंत्र की वही आत्मा थी जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में सुरक्षित किया था। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी जोड़ा कि मायावती ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने के लिए जो प्रयास किए, वे राज्य के निवेश और पर्यटन के लिए लाभकारी साबित हुए। उन्होंने बताया कि कैसे लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने नई संभावनाओं के द्वार खोले और इसका सीधा लाभ उन युवाओं को मिला जो रोजगार की तलाश में थे। संसद का माहौल अब किसी बहस जैसा नहीं, बल्कि किसी सामूहिक स्मृति के पुनर्निर्माण जैसा हो गया था, क्योंकि हर वाक्य के साथ यह स्पष्ट हो रहा था कि मायावती का शासन केवल एक राजनीतिक अध्याय नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रयोग था, जिसने यह दिखाया कि जब सत्ता की बागडोर वंचितों के हाथ में आती है तो प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं। और इस पूरे विवरण के बीच नरेंद्र मोदी का गंभीर और ध्यान से सुनता हुआ चेहरा यह संकेत दे रहा था कि वे भी इस इतिहास को नकार नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज में अब एक तरह की शांत दृढ़ता थी, जैसे वे यह कह रहे हों कि यह सब किसी व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए कहा जा रहा है जिसे देश को स्वीकार करना होगा अगर वह वास्तव में न्यायपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है। और इसी भाव के साथ उनका भाषण आगे की ओर बढ़ रहा था, यह बताते हुए कि मायावती का योगदान केवल बीते कल की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कल की नींव भी है। चंद्रशेखर आजाद रावण अब अपने भाषण के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में घुलने लगते हैं और संसद के भीतर बैठे लोग केवल एक नेता की बात नहीं, बल्कि एक पूरे आंदोलन की आत्मा को सुन रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के शासनकाल का सबसे गहरा प्रभाव यह था कि उसने बहुजन समाज को हीनता के उस मानसिक कारागार से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें सदियों की गुलामी ने उसे कैद कर रखा था। उन्होंने समझाया कि जब एक दलित महिला 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनती है तो वह केवल एक कुर्सी पर नहीं बैठती, बल्कि वह करोड़ों लड़कियों के भीतर यह विचार बैठा देती है कि सत्ता उनका भी हक है। और यही विचार किसी भी सामाजिक क्रांति का सबसे मजबूत बीज होता है। उन्होंने बताया कि मायावती के दौर में जो आत्मसम्मान की राजनीति विकसित हुई, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की भाषा बदल दी, क्योंकि अब बहुजन समाज अपने अधिकारों को भीख की तरह नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार की तरह मांगने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय राजनीतिक विमर्श में बाबा साहेब अंबेडकर, कांशीराम और सामाजिक न्याय की बातें मुख्य धारा का हिस्सा बनी, और यह केवल भाषणों में नहीं, बल्कि नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देने लगा। चंद्रशेखर ने यह जोड़ा कि मायावती के शासनकाल में जिस तरह से छात्रवृत्ति, आवास और स्वरोजगार की योजनाओं को लागू किया गया, उसने हजारों परिवारों को पहली बार आर्थिक स्थिरता का स्वाद चखाया। उन्होंने बताया कि एक गरीब दलित परिवार के लिए जब उसका बेटे या बेटी सरकारी मदद से पढ़ाई पूरी करता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की तरक्की नहीं होती, बल्कि पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल जाता है। संसद में बैठे कई लोग इस सच्चाई से परिचित थे, लेकिन उसे इस तरह शब्दों में सुनना एक अलग ही अनुभव था। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने भावनाओं की बजाय संस्थानों को मजबूत करने पर जोर दिया, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, विकास प्राधिकरण हो या सामाजिक कल्याण विभाग। उन्होंने ऐसी संरचनाएं खड़ी की जो किसी एक सरकार पर निर्भर नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक समाज की सेवा कर सकती थी। उन्होंने यह याद दिलाया कि जब कोई सरकार बदलती है तो योजनाएं बदल जाती हैं, लेकिन जब संस्थान मजबूत होते हैं
तो वे पीढ़ियों तक असर डालते हैं। और मायावती ने यही दूरदर्शिता दिखाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती के खिलाफ चाहे जितनी भी राजनीतिक आलोचना हुई हो, लेकिन यह तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाशिए पर खड़े समाज को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने बहुजन समाज को यह एहसास कराया कि उनकी संख्या ही नहीं बल्कि उनकी एकता भी सत्ता की चाबी है। चंद्रशेखर ने संसद में मौजूद युवा सांसदों की तरफ देखते हुए कहा कि आज जो राजनीतिक अवसर उन्हें मिले हैं उनमें मायावती के संघर्षों की छाया भी शामिल है, क्योंकि अगर उन्होंने रास्ता नहीं खोला होता तो आज भी कई दरवाजे बंद रहते। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ फिर से देखते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती यह होती है कि वह अपने विरोधियों के योगदान को भी स्वीकार कर सके, और जब सत्ता में बैठे लोग इतिहास की सच्चाई को मानते हैं तो देश का लोकतांत्रिक चरित्र और मजबूत होता है। यही कारण था कि मोदी की तालियां केवल औपचारिक नहीं बल्कि उस स्वीकृति का प्रतीक थीं कि मायावती का योगदान भारतीय राजनीति के स्थायी अध्यायों में लिखा जा चुका है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के अंतिम हिस्से में यह कहा कि मायावती की विरासत किसी एक चुनाव या किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उस आत्मविश्वास में जीवित है जो आज बहुजन युवाओं की आंखों में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जब कोई दलित लड़की आईएएस बनने का सपना देखती है या कोई मजदूर का बेटा सांसद बनने की कल्पना करता है तो उस सपने की जड़ें उस दौर में हैं जब मायावती ने यह साबित किया था कि सत्ता वंशानुगत नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में चाहे राजनीतिक समीकरण बदलें, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि मायावती ने बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस दिया, और यही साहस किसी भी लोकतंत्र की असली पूंजी होता है। संसद में उस समय एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें न विरोध था न शोर, बल्कि केवल वह सम्मान था जो किसी ऐतिहासिक सच्चाई को स्वीकार करते समय पैदा होता है। और चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज में यह संतोष झलक रहा था कि उन्होंने न केवल एक नेता का बल्कि एक पूरे समाज के संघर्ष और उपलब्धियों का न्यायपूर्ण वर्णन किया है। यह भाषण किसी राजनीतिक बयान से कहीं अधिक एक सामाजिक दस्तावेज बन चुका था, एक ऐसा दस्तावेज जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगा कि जब इतिहास को ईमानदारी से देखा जाता है तो वह केवल बीते कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय करता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।